नमस्कार, वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है और बिजनौर के जिला अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौहान। उनके अलावा सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उधर गाजियाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा बनाए गए हैं। गाजियाबाद जिला के जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान बने हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव और चुनावी बोर्ड में है बीजेपी। गाजियाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा तो चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी। नोएडा महानगर के मनोज गुप्ता जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको यहां की कमान है। तो यूपी बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। बिजनौर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बने हैं, उनको यहां की जिम्मेदारी दी गई है। और अब संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, नए लोगों को कैसे भरोसा करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए, कैसे नए लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाएं और कैसे लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर से लेकर जिलों में, महानगरों में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से अब तैयारी कर रही है और चुनावी मोड में है बीजेपी। इसीलिए अब जिला अध्यक्षों की ये महत्वपूर्ण सूची जो है वो जारी की गई है। बिजनौर के जिला अध्यक्ष उपेंद्र चौहान बने हैं। सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिला अध्यक्ष होंगे, उनको कमान यहां की दी गई है। तो गाजियाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा बनाए गए हैं। तो नोएडा महानगर के मनोज गुप्ता जिला अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है और कोशिश ये कि कैसे लोकसभा चुनाव में, चूंकि टारगेट बीजेपी का 80 सीटों का है, 80 की 80 सीटें, तो जिला अध्यक्षों में कौन किस जाति का है ये हम आपको एक बार बताते हैं। इसमें ब्राह्मण 15 है, ठाकुर 12, भूमिहार 3 है, वैश्य समाज से 8 हैं, 20 ओबीसी से आते हैं और इसी तरह 3 कायस्थ है और 2 दलित समुदाय से आते हैं। ये जातीय समीकरण है जिला अध्यक्षों में, क्योंकि जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। और जब भी चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई और प्रमुख जो पद है उन पे जब किसी की नियुक्ति होती है तो कई समीकरण को साधा जाता है। अब जिला अध्यक्षों में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है और इसमें देखिए भूपेंद्र चौहान को बिजनौर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यूपी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिला अध्यक्ष बने हैं और संजीव शर्मा गाजियाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान जो है उनको बनाया गया है। नोएडा महानगर के मनोज गुप्ता जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब जो जिला अध्यक्ष है इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने जिलों में बेहतर प्रदर्शन करवा पाएं, मतदाताओं अपने पाले में ला पाएं और लोकसभा चुनाव में जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों का है उस टारगेट को ताकि पूरा किया जा सके, उस टारगेट को ताकि हासिल किया जा सके। इसीलिए हर तरह के समीकरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है, बूथ से लेकर जिलों तक में, गांव से लेकर शहर तक में और महानगर से लेकर जिलों तक में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहां पे जुटी हुई है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के गुर्गों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 25 लाख की रंगदारी मांगने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रंगदारी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और मंत्री दिनेश खटीक पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। दिनेश खटीक पीड़ित पत्रकार पे दर्ज करना चाहते हैं, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं और पुलिस अगर नहीं करती मुकदमा दर्ज तो धरना और इस्तीफे की नौबत दोबारा आ सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो 1.5 करोड़ की संपत्ति में आधे का हिस्सेदार बनना चाहते हैं गणेश खटीक, सूत्र ये बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मंत्री दिनेश खटीक पीड़ित पत्रकार पे दर्ज कराना चाहते हैं मुकदमा और पुलिस अगर नहीं करती मुकदमा दर्ज तो धरना और इस्तीफे की नौबत दोबारा आ सकती है। तो यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक जो इन दिनों विवादों में हैं, दिनेश खटीक के गुर्गों पर
मुकदमा दर्ज हुआ है। 25 लाख की रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। 8 लोग ज्ञात और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अतुल मेरठ से इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। अतुल, 25 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप मंत्री के गुर्गों पर। तरह से ये मामला काफी दिन से सरगर्मी में है। देखा जाए जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, यूपी सरकार के मंत्री का ऑडियो है जिसमें वो धमकी देते हुए सामने आए थे। जिस जमीन का विवाद चला था उस जमीन के एक मुकदमा लिखा गया, रंगदारी का मुकदमा लिखा गया। 8 लोग ज्ञात और लगभग कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जिस तरह से जो पीड़ित पत्रकार है वो अपनी जमीन पर वहां पर गया था काम कर आने के लिए, लेकिन वहां पर उसके साथ बदतमीजी की जाती है। 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लगातार देखा जाए यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक इस तरह से ही सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी कई बात की जाए कि अगर इतिहास की बात की जाए तो लगातार इसी तरह के कारनामों में दिनेश खटीक का नाम सामने रहता है। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो अब पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ है। जो इनके गुर्गे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस जमीन के मामले में वो अपना पर्सनल बताते हुए नजर आ रहे हैं उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री दिनेश खटीक की मुश्किलें और बढ़ती हुई, उनके गुर्गों पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ है और इससे पहले भी वो विवादों में अक्सर रहे हैं। एक और विवाद में उनका नाम, तो भूमाफियाओं ने 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। और खबर अयोध्या से है, जहां आरटीओ की चेकिंग में 3 घंटे फंसी रही प्राइवेट बसें और बीमार 2 यात्रियों की तलाश यानी चेकिंग के दौरान मौत हो गई। दिल्ली से बिहार जा रही थी बसें और अलग अलग बसों में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों बीमार को नहीं मिल पाई मेडिकल मदद। थाना रोनाही के टोल प्लाजा के पास आरटीओ ने वहां पे चेकिंग की जा रही थी, तो अलग अलग बसों में सवार थे ये दोनों यात्री, जिन्हें वक्त पे इलाज ना मिलने के चलते दोनों की मौत हो गई। तो आरटीओ की चेकिंग की वजह से जाम की स्थिति यहां पे लग गई थी। वाहन आगे निकल नहीं पा रहे थे और वक्त पे चिकित्सक मदद ना मिलने के चलते, वक्त पे इलाज ना होने के चलते 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। सवाल यह कि चेकिंग कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल कौन रखेगा कि कोई एम्बुलेंस उसमें ना फंसे, जाम वहां पे ना लगे, लोगों को परेशानी उसके चलते ना हो। तो दोनों बीमारों को, जो 2 लोग बीमार थे, उनको वक्त पे इलाज नहीं मिल पाया और दोनों की मौत हो गई। तो अयोध्या से खबर, आरटीओ की चेकिंग में 3 घंटे फंसी रही प्राइवेट बसें और बीमार 2 यात्रियों की चेकिंग के दौरान मौत हो गई। राघवेंद्र शुक्ला इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। राघवेंद्र, आरटीओ चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हालात बने कि जो 2 लोग जो अलग अलग बसों में थे वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल, देखिए दुखद घटना है राजेश। जिस तरह से आज अयोध्या में परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है, यूं तो हर दिन चेकिंग के आदेश खुद दयाशंकर ने भी दे रखे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी ओवरलोडेड बस न चले, किसी भी तरह से अवैध तरीके से जो डग्गामारी है वह भी बंद रहे। लेकिन आज अयोध्या में उस वक्त हादसा हुआ जब संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से यानी एआरटीओ प्रवर्तन के द्वारा चेकिंग की जा रही थी अयोध्या के टोल प्लाजा के पास, और उस टोल प्लाजा के पास ही यह एक बड़ी घटना हुई। हमारे साथ खुद एआरटीओ प्रवर्तन इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे ही हम समझेंगे कि आखिर क्या हुआ, पूरा वाकया क्या था एआरटीओ साहब। वास्तव में ये जो है अभियान चल रहा था और अभियान पिछले जो है तो यहाँ पे डग्गामार बसें थी, जो स्लीपर बसें दिल्ली से बिहार के लिए सवारियाँ जा रही थी, तो उनको वहाँ पे रोक के परमिट शर्तों के उल्लंघन के आधार पे जो है रौदई थाने पे निरुद्ध किया गया था। तब तक एक बस पे कुछ लोगों ने बताया किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे पता किया गया, तो उनके परिजनों से बात की गई, तो किसी की तबीयत वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि सभी सवारियाँ परेशान हो रही थी तो उस वाहन को वहाँ से मुक्त कर दिया गया। वो वाहन चली गई तो अन्य बसों की सवारियाँ भी उसी आधार पे हंगामा करने लगी कि हमारे बसों में तबीयत खराब हो रही है, हमारे बसों में ये हो रहा है, तो उन गाड़ियों को भी रिलीज कर दिया गया। अच्छा, ये कोई पहली ही बार तो नहीं डग्गामारी आप लोग सहारा लेते हैं और उन टोल प्लाजा का सहारा लेते हैं? टोल प्लाजा पे नहीं, गाड़ी टोल प्लाजा पे नहीं पकड़ी गई थी, गाड़ी आगे पकड़ी गई थी, टोल प्लाजा पे नहीं पकड़ी गई थी। ये गाड़ी जहां भी पकड़ी गई थी रौनई थाने पे निरुद्ध की गई थी और नियमानुसार हुआ था। और हमारे साथ बाकायदे पूरी सुरक्षा थी। एआरएम महोदय थे, एआरएम ने बाकायदे 3 बसें बुला के रखी थी वहाँ पे, 10-33 एम्बुलेंस था वहाँ पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके।
और ये आराम से भी इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। गलती किसकी मानते हैं? इतने बड़े हादसे में मुख्य गलती किसकी मानते हैं? हम नहीं बता सकते किसकी गलती है, लेकिन देखिए एक चीज बता दें, हमने नियमानुसार कार्रवाई की थी और हमें जब लगा कि स्थिति गंभीर हो सकती है, 4-5 बसें हैं बिहार के लिए बसें, तो उन गाड़ियों को मुक्त भी कर दिया गया, क्योंकि मानवीय आधार पर उन गाड़ियों को मुक्त कर दिया। इससे पहले भी कोई ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले दुर्घटनाओं की बड़ी शिकायतें मिलती हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर जी लगातार जो है दावे करते हैं कि हमारे आरटीओ विभाग में पूरी तरह सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या कुछ ठीक आपको लगा? आज 2 लोगों की मौतें हुई। मौत की देखिए ऐसा बता, एक ही नहीं 2 बसों में सूचना ऐसा नहीं है। देखिए ये जो लोग बता रहे हैं ना, ये कैसे आप प्रूव करेंगे इसको? 2 लोगों की मौत नहीं हुई। बिल्कुल, आप ये बताइए, उनके परिजन से आप बात करिए, लेटर है हमारे पास, ले लीजिए, उनके परिजन से बात करिए। परिजन से हमारी बात हुई है, बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत हुई, 2 या 1? आप बात तो सुनिए, जिस परिजन लोग, जब तक कोई मेडिकल अफसर उसको नहीं करेगा, हम पता नहीं बेहोश है कि क्या है, स्लीपर में सो के लोग जा रहे हैं, किसी का फोटो कोई खींच ले, वो सही नहीं है। ठीक है, देखिए उनके परिजन से नंबर भी मौजूद है, आप खुद बात कर लीजिए। ठीक है राघवेंद्र, उनके परिजनों से जब वार्ता हुई ठीक है राघवेंद्र, बहुत तो शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे सफाई देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कैसे एक लापरवाही के चलते ही ये कहीं ना कहीं जो 2 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। आगे बढ़ते हैं। कौशांबी जिले में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई और जमीनी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दे दिया गया। वहीं मृतकों में पिता, बेटी और दामाद शामिल है। हत्या से नाराज लोगों ने कई घरों में आग लगा दी और हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। बता दें कि परिजनों ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। मर्डर की वारदात के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी और कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, मदनपुर खास है, ये संदीपन घाट थाना अंतर्गत कौशांबी जिला में पड़ता है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस तुरंत पहुँची। एसपी साहब भी मौके पे आए। यहाँ पे देखा गया कि 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोग ऑपरेशन में काफ़ी थे, उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ घरों में आगजनी की घटनाएं आई हैं, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं जो परिजन हैं, उनका है कि ज़मीन का पट्टे की ज़मीन उसके संबंध में कुछ विवाद रहा है, उसको लेकर के 7 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में तहरीर दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित करें। पीड़ित अभी भी नाराज भी है, दलित परिवार के, दलित होंगे। हाँ, ये ऐसी कम्युनिटी के हैं और उनसे बात करके जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको समाधान किया। प्राथमिक तौर पर ही करी जा रही है और मौखिक तौर पर ही की जा रही है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पे आप यहाँ पर वासिफ थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जो कि अभी बताया गया है कि जो जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो यह ज़मीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें। ग्राम मोहिद्दीनपुर है संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार हैं, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी ज़मीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद है, उसके बारे में गहराई से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई है। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गरीबों को सस्ते दर पे भोजन मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई खोलने की शुरुआत हो चुकी है, जहां महज 8 रुपए में पेट भर भोजन मिलेगा। दक्षिण भारत की अम्मा रसोई की तर्ज पे शुरू हुई इस योजना से सूबे के दूर दराज इलाकों को भी जोड़ा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान में कोई नहीं रहेगा भूखा। 8 रुपए में इंदिरा रसोई में मिलेगा खाना। गरीबों के लिए संवेदनशील गहलोत सरकार। गरीबों के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार समर्पित है। ये बात सरकार की योजनाओं से अक्सर साबित होती है, लेकिन इस बार जो फैसला गहलोत सरकार ने किया है वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। सरकार ने प्रदेश के गरीब तबकों को बड़ी सौगात दी है और महज 8 रुपए में भरपेट भोजन के लिए इंदिरा रसोई की शुरुआत की है। शहरी क्षेत्रों में ये योजना पहले से संचालित थी, जिसका दायरा बढ़ाकर अब ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जा रहा है। इसकी शुरुआत टोंक जिले के निवाई से की गई, जहां सीएम गहलोत के अलावा प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। यहाँ भोजन की गुणवत्ता जानने के लिए सीएम ने खुद खाना भी खाया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी 1000 इंदिरा रसोई को खोला जा रहा है। इनका संचालन रजैविका समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य था शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सस्ते दाम पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ये सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। नवीन रसोइयों के लिए सरकार ने 5 लाख एक मुश्त राशि दे रही है, जबकि 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसी जा चुकी हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ से ज्यादा थालियां परोसने का लक्ष्य। आम आदमी की सबसे मूलभूत जरूरत है शुद्ध और पौष्टिक भोजन, जिसका सपना राजस्थान की गहलोत सरकार बखूबी साकार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि सूबे में कोई भी भूखा ना सोए, और इसी के तहत इंदिरा रसोई ने राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता को जगजाहिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, और इसकी तस्वीर तब सामने आई जब खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार से समय से पहले किसानों की फसल खरीद की अनुमति मांगी। हरियाणा सरकार की मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें 15 सितंबर से फसलों की खरीद करने की अनुमति दे। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए खट्टर सरकार का कदम। समय से पहले किसानों को मिलेगा फायदा। किसानों की फसल खरीद की तैयारी। हरियाणा में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध खट्टर सरकार ने छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से करने की बजाय 15 सितंबर से करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। सरकार की कोशिश है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले किसानों के हाथ में पैसे आ जाएं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक समस्या ना हो। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि धान और बाजरा जैसी फसलों की कितनी खरीद की जाएगी, इस पर दिशा निर्देश मिले। किसानों की डिमांड के मुताबिक ही फसलों की खरीद हो। इसके लिए बड़े पैमाने पर खरीद केंद्र खोलने की भी अनुमति मिले। धान की खरीद खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हेफेड के द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी खरीद की जानी है। राज्य में मक्का की खरीद 20 सितंबर से, मूंग 1 अक्टूबर से, तिल, अरहर, उड़द की खरीद 1 दिसंबर से शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, धान मंडियों के बाहर इस बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी खड़ा किया जाएगा, ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सके। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 7 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए धान खरीद के लिए 215 केंद्र, बाजरा के लिए 92 केंद्र, मक्का के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा सूरजमुखी के लिए 13 केंद्र, मूंग के लिए 38 केंद्र, तिल के लिए 27 केंद्र और अरहर के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं। कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं, ताकि किसानों को खेती करने से लेकर फसलों का उचित मूल्य मिलने में दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, किसान सीधे फसल केंद्र पर बेच सके, ताकि बिचौलियों का खेल खत्म हो सके, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।